महाराष्ट्र से बड़ी खबर, नागपुर पहुंच गए हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो है। चंद्रशेखर बावनकुले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही मौजूद हैं। आज शाम 4 बजे फडणवीस कैबिनेट का विस्तार है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कि नागपुर पहुंच गए हैं। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो है और चंद्रशेखर बावनकुले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद होंगे और आज शाम 4 बजे फडणवीस कैबिनेट का विस्तार किया जाना है। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है। शाम 4 बजे नागपुर में होने वाले इस विस्तार से पहले बीजेपी से 16, शिवसेना शिंदे गुट से 10 और एनसीपी से 5 विधायकों को फोन भी आ चुका है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शाम 4 बजे मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अभी तक 33 विधायकों को फोन जा चुके हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इन 33 नामों में बीजेपी के 16 मंत्री, शिंदे गुट के 12 मंत्री और एनसीपी के 5 मंत्री हैं। बीजेपी से बावनकुले, नितेश राणे, चंद्रकांत पाटिल और पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल है। शिंदे गुट से उदय सामंत, प्रताप सरनाइक को भी फोन किया जा चुका है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही बड़ा सवाल मंत्रालय के बंटवारे को लेकर है। खबर है कि गृह मंत्रालय के लिए अड़े एकनाथ शिंदे को गृह विभाग की जगह गृह निर्माण विभाग दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस पर सहमति भी बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा और ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। पार्टी ने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास और उद्योग मंत्रालय ऑफर किया है। वहीं एनसीपी को वित्त, योजना और कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति नहीं बनने की वजह से ही अब तक कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही थी। और महाराष्ट्र कैबिनेट में जिन लोगों को आज जगह मिलने जा रही है उन्हें बुलावा आया है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। मैं सबसे यंग एमएलए के तौर पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो जरूर इस मिनिस्ट्री के माध्यम से महाराष्ट्र की सेवा और खास करके मेरे जिस रीजन से मैं आता हूँ कोंकण रीजन की सेवा करने का जो मौका मिलेगा मैं उसके लिए जरूर शिंदे साहब का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। पूरी लिस्ट में भी आप देखेंगे कि 3 महिलाओं के नाम है, तो सरकार बहुत महिलाओं को प्रमोट कर रही है, ऐसा ही मुझे लगता है। जो पार्टी के नेतृत्व जो भी जवाबदारी देंगे हम संभालेंगे, जो भी जिम्मेदारी है। नागपुर में वैसे तो मैं हवा में था, तभी मुझे हमारे अध्यक्ष जो है बावनकुले जी उनका फोन आया कि आपको 4 बजे वोट लेना है। बहुत खुशी मुझे हुई। मैं तीसरी बार वोट लूंगा मंत्री पद की। वैसे मैं 7 बार विधायक हूं, तो इसीलिए मुझे लगता है ये बराबर जो कॉम्बिनेशन रखा गया है वो बहुत अच्छा रखा गया है, इसलिए थोड़ी देरी हुई। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तीनों पार्टियों ने नए लोगों को भी मौका दिया है। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को नहीं लोकसभा में पेश किया जाएगा। संशोधित कार्यसूची में बिल को हटा दिया गया है। संसद में एक देश एक बिल को लेकर शुक्रवार को जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि सोमवार को लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा, लेकिन जो संशोधित कार्यसूची जारी की गई है उसमें बिल का जिक्र नहीं है। इसे हटाने के कारणों का भी खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होनी है, जहाँ विपक्ष सभापति के खिलाफ आक्रामक है। वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उस पर चर्चा से ध्यान भटके, इसके लिए बिल को सोमवार की कार्यसूची से हटाया गया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को 3 बजे तक रायपुर में हैं। ऐसे में संभावना है कि इसे मंगलवार या बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। इससे पहले राजनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की योजना बना रही है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में जांच कर रही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आप देखिए। कोरोना हो गया, बच्चा था पेट में, नौकरी थी। अतुल सुसाइड केस में आरोपी पत्नी
निकिता सिंघानिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा है, जबकि निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को प्रयागराज से पकड़ा गया है। बेंगलुरु पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आरोपी निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुशील की तलाश में जौनपुर सहित कई इलाकों में पुलिस ने दबिश दी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। सभी आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। और ये खबर संभल से। अतिक्रमण हटाने के दौरान उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार को मिले शिव मंदिर में आज पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने इस पर खुशी भी जताई। संभल के इस प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में 46 साल बाद आज सुबह की आरती की गई। मंदिर में आस्था श्रद्धा की लौ जली। विधि विधान के साथ महादेव और संकट मोचन हनुमान की पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि कुछ दबंग लोगों की वजह से मंदिर तक आने में लोग डरा करते थे। आज भी कई मंदिर अतिक्रमण की वजह से दबे पड़े हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर बहुत अच्छी पहल की है। मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। जल्द ही अब मंदिर कमेटी का निर्माण किया जाएगा। तब तक एक अस्थायी पुजारी को मंदिर में रखा गया है। के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। संभल के शिव मंदिर की 2 दिनों की तस्वीरों को देखिए। तस्वीर आज सुबह बिल्कुल बदली नजर आई। कल पुलिस प्रशासन ने मंदिर का दरवाजा खोला था। वहां आज से नियमित पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिर के बाहर पताका लगाई गई है। खराब पड़ चुके दरवाजे भी ठीक कर दिए गए हैं। यूपी के संभल में पुलिस और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कई इलाकों में प्रशासन का एक्शन जारी है। संभल में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान बुलडोजर ने कई इलाकों में गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे स्थानों पर तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ ये चल रहा है, प्रशासन अपने आगे जगह तंग बताता है वो तोड़ के चलेगा, बस वो कितने घर है? यही घर है जो दिख रहा है आपको, 10-15 16 लोग खुद तोड़ रहे हैं। नगर पालिका की टीम आई हुई है। नगर पालिका की टीम। ये तो हम बटोल रहे हैं अपना सामान अपने घर का, आगे कुछ वो तोड़ के चलेगा, ये तो हम ही लोग बटोल रहे हैं। क्या बताया, कुछ बताया प्रशासन? नहीं कुछ नहीं, बस वो तोड़ के चलेगा, वो तो बुलडोजर लाए तोड़ के चलेगा। जो थी ये लेंटर निकल रहा था ये तोड़ दिए बस। नगर पालिका। क्या बताया? न कुछ नहीं बताया, वो उनका काम था, नाली खोलनी थी, उन्हें नाली खोल गए। प्रशासन इसे मास्टर प्लान को लेकर की गई कार्रवाई बता रहा है। ये जो भी सार्वजनिक जगह है, नाली है, नाला है या सड़क है, उस पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। संभल में अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने बिजली चोरी के भी कई मामले सामने आए। अवैध निर्माण को लेकर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एक बार फिर से नोटिस दिया गया है। सदर विधायक इकबाल महमूद के इलाके में भी बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को उनके घर का नक्शा पास नहीं होने पर न्यायपालिका की ओर से एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी संभल के डीएम की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नियमों के अनुसार विनियमित क्षेत्र में मकान बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से लिए प्रशासन से स्वीकृत मानचित्र की आवश्यकता होती है। मामले में 12 दिसंबर को उपजिलाधिकारी कार्यालय में पेश होकर सफाई देने को कहा गया था। ये नोटिस बर्क को आवश्यकता प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के लिए जारी किया गया। सांसद जियाउर रहमान बर्क के बाद अब संभल के समाजवादी पार्टी सदर विधायक इकबाल महमूद के इलाके में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल प्रशासन की टीम ने विधायक के घर के पास की सड़क के आसपास अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा। सदर कोतवाली के पंजू सराय इलाके में बुलडोजर के साथ नगर पालिका टीम, पुलिस टीम और साथ में बिजली विभाग का सर्च अभियान चल रहा है।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृहमंत्री, जहां पर रायपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। निशान को सम्मान देगी, सलामी। रायपुर में राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल अमित शाह ने परेड की सलामी लेने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सौंपा। इस दौरान रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसमें तिरंगे के 3 रंगों का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा। आसमान आच्छादित हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। अमित शाह 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। अमित शाह रायपुर और बस्तर के कई अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे बस्तर पहुंचेंगे, जहां जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने विवादास्पद बयान दिया है। हकीम के बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला भी बोला है। मुस्लिम छात्रों के एक कार्यक्रम में पहुंचे ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम का एक बयान विवादों में घिर गया है। मुस्लिम सशक्तिकरण के नाम पर फिरहाद ने क्या कहा, सुनिए। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। बीजेपी ने फिरहाद के बयान को खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की शय पर उनके मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, फिरहाद हकीम ने जो बोला है बहुत ही भयानक बात किया है। अभी बांग्लादेश में जैसा इशू चल रहा है, डे बाई डे जो वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मेजॉरिटी लोग कर रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में तो ये लोग माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी लोग के मुंह से ऐसा बात होगा और जात को लेके बात करेंगे, तो मतलब इन लोगों की हिम्मत कैसे होते हैं? हिम्मत होते हैं बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति को विश्वास करते हैं। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी छोड़कर रमेश पहलवान ने दूसरी बार पार्टी को ज्वाइन किया है। दोनों ने पार्टी की सदस्यता लेने पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो दिल्ली में केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर घर वापसी की है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम जो आपको नजर आ रही हैं, एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुझे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुम लता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में 2012 नवंबर में हमारी पार्टी बनी थी और 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे, किसी कारणवश जो भी कारण रहे फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं तहे दिल से दोनों का स्वागत करता हूँ। आप अगर उस इलाके के लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रमेश जी और कुसुम लता जी किस तरह से 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया और कहा कि उन्हें भगवान राम और कृष्ण का नाम लेने से दिक्कत होती है। भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े, जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ी है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है
संस्कृति पे कुठाराघात होता है तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शेखर यादव का नाम लिए बगैर उनका समर्थन भी किया। देखिए आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के विवादित बयान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया और कहा कि हाईकोर्ट के जज ने सही बात कही है, तो उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था, जिनके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगले हफ्ते जज शेखर यादव को बुलाया है। ये बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि संभल के मंदिर पर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। संभल में क्या मंदिर रातों रात बन गया, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और 40 साल के पहले नरसंहार करने वालों को सजा क्यों नहीं हुई, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए लगातार संभल में जिस तरीके से मंदिर कल खोला गया था, उसके 40 साल के बाद मंदिर खोला गया और आज उसमें पूजा अर्चना भी की। और उसके बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस पर बयान भी सामने आया। संभल के मंदिर पर सीएम योगी ने बयान दिया है कि संभल में क्या मंदिर रातों रात बन गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा की। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को वसूली करने वाले गिरोह को पकड़ा है, भंडाफोड़ किया। सरगना लालू यादव समेत 2 महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धौंस दिखाते थे। धौंस के साथ ही पैसे की डिमांड भी करते थे। ये सब कुछ ये लोग हनी ट्रैप के जरिए करते थे। थाना फेज 2 पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना लालू यादव सहित 3 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 70,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और कार भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये लोग अलग अलग वेबसाइट से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे। इस मुकदमे में हमें वो गाड़ी बरामद हुई है जिस गाड़ी के पास ये लोग जनरली लड़कों को बुलाते हैं और अन्य लोग निकलकर उसके बाद एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को कैश भी बरामद हुआ है और वो 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनसे ये लोग अलग अलग ऐप के माध्यम से चैटिंग किया करते हैं। हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने वाली 2 महिलाएं अंजलि बैसला और सोनिया बताई जाती हैं। इनमें सोनिया को पुलिस ने बायोडायवर्सिटी पार्क से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सरगना लालू और अंजलि दोनों लिव इन में रहते थे। इन दोनों ने अब तक लगभग 2 दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के वर्ली इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग को बुझाने में जुट गई हैं। इमारत के दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आग कैसी है। और खासतौर पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इसको आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। और चलिए अब खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत में एक शख्स ने अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियां खुद क्यों काट ली, आप रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिख रहे घायल शख्स का नाम मयूर है। इन्होंने अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियां सिर्फ इसलिए काट ली क्योंकि ये अपने रिश्तेदार की डायमंड फर्म में नौकरी नहीं करना चाहता था और ये बात वो रिश्तेदार से कह नहीं पा रहा था। खुद को अयोग्य साबित करने की कोशिश में ही मयूर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियां काट ली। मामले की जांच के बाद पुलिस का कहना है कि पहले मयूर ने ये कहकर गुमराह किया कि उसकी उंगलियां किसी और ने काटी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर खुलासा हुआ कि मयूर ने खुद इस हरकत को अंजाम दिया था। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के खुलासे के बाद मयूर ने भी कबूल लिया कि
उसने सिंगनपुर में 4 रास्ता के पास एक दुकान से एक तेज धारदार चाकू खरीदा था। 8 दिसंबर की रात अमरोली रिंग रोड पर गया और रात करीब 10 बजे उसने एक चाकू से अपनी 4 उंगलियां काट दी। खून के बहाव को रोकने के लिए चाकू और कोहनी के पास एक रस्सी बांध रखी थी। फिर उसने चाकू और उंगलियों को एक बैग में डाल दिया और उसे फेंक दिया, जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब खबर नोएडा से। नोएडा में एक बेरोजगार इंजीनियर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक अपनी लिव इन पार्टनर के तानों से परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के नोएडा में लिविंग पार्टनर के तानों से तंग आकर एक इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली है। युवक की पहचान यूपी के शहजानपुर के मयंक चंदेल के रूप में हुई है। युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि नौकरी नहीं लग पाने के कारण वो पहले से ही मानसिक तनाव का सामना कर रहा था। इसके अलावा वो अपने लिविंग पार्टनर के बैठे बैठे खाते रहने जैसे तानों से भी परेशान था। मयंक ने लिखा है कि वो इन कारणों से अपनी जान दे रहा है। हालांकि सुसाइड के लिए उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मयंक की दोस्ती 7 साल पहले एक युवती के साथ हुई थी। दोनों एक साथ पढ़े थे और 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले पर पुलिस का कहना है कि सेक्टर 73 में एक युवक नोएडा के शौर्य वेंकट हॉल के पीछे एक गली में युवती के साथ रहता था। वहीं पर उसके फांसी लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। टीम जब मौके पर पहुंची तो उसे युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया। पुलिस के मुताबिक परिजनों को इस मामले की सूचना दे दी गई है और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में -1 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। शनिवार को सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इसके चलते आने वाले दिनों में राज्य के उत्तरी हिस्सों और फतेहपुर शेखावटी के इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार जताए गए हैं। फतेहपुर शेखावटी के कई इलाकों में बर्फ जमी नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर शेखावटी में -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार रात का पारा -1.5 दर्ज किया गया था। फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में शीतलहर का असर रहेगा। इस दौरान कोहरा भी देखा जा सकता है। राज्य में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल सर्दी का असर कम नहीं होता नजर आ रहा। लोग सर्दी से बचने के उपाय में लगे हैं। राजस्थान के करौली, चूरू, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में भी तापमान काफी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के ताजा जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड सहित कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल रखा है। घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड के पास बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के साथ कश्मीर में भीषण शीतलहर भी जारी है। पूरे क्षेत्र में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तापमान में और गिरावट की भविष्यवाणी की है, जिससे घाटी में शीतलहर के हालात बने रहेंगे। श्रीनगर में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर में जोजिला दर्रे पर बर्फ जमा होने से श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया। वहां भी बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर अपडेट आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लगातार चौथी बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये कंफर्म हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। और अगर बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से भी संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो आम आदमी पार्टी की जो चौथी लिस्ट है वो भी निकलकर सामने आ गई है। इसके अलावा कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगे आतिशी। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे और नई दिल्ली से, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। लगातार यहीं से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ेंगी। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक का नाम आ रहा है, उन्हें टिकट दिया गया। इसके अलावा मटिया महल से शोएब इकबाल
को टिकट दिया गया, उतारा गया है। और केजरीवाल जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, और अगर अभी तक की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो नाम है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, संदीप दीक्षित का। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी जो नाम है वो आना बाकी है। अगली खबर खेल को लेकर है। देश में खो खो का वर्ल्ड कप अगले साल 13 से 19 जनवरी के बीच खेला जाना है। देश और दुनिया में खो खो का नई पहचान दिलवाने के लिए KKFI के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल से बात की हमारे सहयोगी प्रीति रघुनंदन ने। बचपन में खेला जाने वाला खेल जो वक्त के पहिए के साथ पीछे धकेल दिया गया, कैसे उस खेल को देश और दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सुधांशु मित्तल जी काम कर रहे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वो खो खो को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, ओलंपिक का सफर तय करवाना चाहते हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने बुलाया, बहुत आभार आपका। माटी से मैट तक ये सपना ओलंपिक ले जाने तक कैसे हकीकत में बदलने वाला है खो खो को लेकर? ये बहुत ही रोचक सफर है। जब इसका अध्यक्ष बना खो खो संघ का, तो मेरे साथ MS त्यागी जी थे जो सेक्रेटरी जनरल बने। तब ये मिट्टी पे खेला जाता था। तब एक स्वप्न आया हम सबको कि भाई इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेके जाना है खेल को, क्योंकि नरेंद्र भाई ने अपने मन की बात में कहा था कि हिंदुस्तान के खेल बाहर क्यों नहीं खेले जा सकते, क्यों हम बाहर के खेल यहाँ पे खेलें। तो उनकी बात में बहुत दम था। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा करा जाए कि अपनी माटी के खेल की जो सौंधापना है वो विश्व भर में फैल जाए। और उस स्वप्न को लेके हम लोगों ने ये सफर चालू करा। सबसे पहले जो हमारे सामने परीक्षा थी वो ये थी कि इस खेल को हम मैट तक कैसे लेके जाए। अगर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था तो ये सिर्फ मिट्टी पे खेलने से काम नहीं चलने वाला था। इसको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के अनुसार हमें विकसित करना था। और उसको विकसित करने के लिए सबसे पहले हमने मैट का इंतज़ाम करा। लेकिन ये जो सफ़र आपने तय करने के बारे में सोचा है कि इसे ओलंपिक तक ले जाना है, इस ओलंपिक तक ले जाने की जो तैयारी है एक फेडरेशन के अध्यक्ष होने के तौर पर, और ऐसा खेल जो बहुत पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, कितना मुश्किल है और क्या कठिनाइयां हैं, और उन कठिनाइयों में से कितनों को आप दूर कर चुके हैं? मैं जब भी किसी से मिलता हूँ और खो खो का जिक्र करता हूँ तो उसकी आंख में चमक आ जाती है। बिल्कुल। वो कहता है मैंने भी खो खो खेला है, आपने भी खेला है ना? बिल्कुल, बचपन में खेला है। तो इसके मतलब समझिए बड़ा मास स्पोर्ट है। हर गांव, हर गली मोहल्ला, धानी चौकी, कहीं चले जाइए वहाँ पे खो खो खेला गया है। क्यों खेला गया है? क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते थे, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई कंज्यूमेबल नहीं था, इसमें पैसे नहीं लगते थे। मुफ्त का खेल आनंद, मुफ्त का खेल आनंद मतलब 100 गुना। देखिए इसमें स्पीड है, इसमें स्टैमिना है, इसमें रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें एजिलिटी है, इसमें स्ट्रैटेजी है। ये खेल वो खेल है जिसको प्रिपरेटरी गेम कहा जा सकता है। हमने जैसे कहा कि मिट्टी से जब मैट पे लेके आए तो हमने इसका फॉर्मेट चेंज करा। इसका कोर्ट बड़ा होता था, उस कोर्ट को हमने छोटा करा ताकि टेलीविजन पे वो बड़ा अच्छा दिखे। ये इंडोर में खेला जाएगा। तो ये जैसा मैंने कहा ना कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जो हुआ है उसकी कोई सानी नहीं है। जब आप टेलीविजन पे देखेंगे और खिलाड़ी को छलांग लगाते यूं लहरते देखेंगे, आपके मुंह से निकल उफ वाह आ, आप अपनी सीट के कोने में बैठे होंगे, इतना फास्ट और इतना एंटरटेनिंग। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि खेल और तकनीक का एक डेडली कॉम्बिनेशन खो खो के जरिए देखने को मिलेगा। इसमें हमने टेक्नोलॉजी जो है उसका इतना प्रयोग करा है खेलों के खिलाड़ियों के परिपक्वता के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंसेज में हमने फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन तीनों का इस्तेमाल करा है। मैनेजमेंट में हमने गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है बिल्कुल ऑनलाइन पेपरलेस बना रखा है। लेकिन हमारे यहाँ TRS है, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है बिल्कुल साइंटिफिक। और मैंने कहा यहाँ तक कि हमने तो ट्रायल लीग्स इसलिए करी ताकि टेलीविज़न पे ये कैसा दिखेगा और किन किन पॉइंट से इसका इमोशन निकल के आएगा, हमने तो वो सारी चीज़ें मैप करी। तो आज जो टेलीविज़न पे जब ये अच्छा दिखता है उसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है। उसमें पूरी रिसर्च करके हर एंगल को, कितने कैमरा, हमारे 22 कैमरा का शूट है। आप टेलीविज़न वाली हैं, आप कल्पना करिए स्पाइडर कैम, हमने स्पाइडर कैम यूज़ करा है।
तो हर चीज़ जिससे कि ये खेल मनोरंजक बन सके, दर्शक के लिए बहुत ही आकर्षक गेम बन सके, वो हमने करा है, क्योंकि हमें विश्व भर में जाना था। महिलाओं के लिए खो खो में क्या स्पेस है, वो भी तब क्योंकि बचपन में अगर आप एक सर्वे करेंगे तो ज़्यादातर लड़कियां खेलती थी खो खो। बिल्कुल आपने अच्छा कहा, इसीलिए गर्व से कहता हूँ मैं, हमारा वर्ल्ड कप पुरुषों का और महिलाओं का बराबर का है। वर्ल्ड कप का होगा तो महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का बराबर का होगा। इसीलिए हर चीज़ में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही है जितनी पुरुषों की भागीदारी है। किस तरह से ऐसे बच्चों को लाया जा रहा है जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अभी नया खेल पुराना खेल है, लेकिन इस तरह से इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश में। देखिए, हमारा संगठन जो है देश के 680 जिलों तक पहुंचा हुआ है। हम जब टीम का चयन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर देश के कोने से उसमें खिलाड़ी का चयन होना चाहिए। तो आपको कश्मीर की लड़कियां मिलेंगी, आपको मेघालय के लड़कियां मिलेंगे, आपको तमिलनाडु से मिलेंगे, गुजरात से मिलेंगे, हर कोने से हर जगह से आपको प्रतिनिधित्व दिखेगा। अच्छे खिलाड़ी दिखेंगे और कुछ खिलाड़ी जो उस देश के उस प्रदेश के सर्वाधिक परिपक्व खिलाड़ी हैं, उनका चयन होता है, ताकि इसका जो चरित्र निकले वो भारत का चरित्र निकले। जनवरी में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसको लेकर आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं कि खो खो को लेकर वो जोश जुनून क्यों उनके भीतर बढ़ना चाहिए? अपनी माटी का खेल है, भारत का खेल है, भारत का इकलौता खेल है जो विश्व भर में फैला हुआ है, आपकी रग रग में बसा हुआ खेल है, आपके सपनों का खेल है, आपने भी खेला हुआ है। इसलिए इस विश्व कप को देखिएगा, दिखाइएगा और इसके साथ जुड़िएगा और हम सब के साथ मिलकर कहिएगा, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो।